हेलो दोस्तों, आज जो है हम एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एरिक्सन ने क्या कहा था। तो जो एरिक्सन है, उसने हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, जन्म से बर्थ से डेथ तक का, जो जन्म से मृत्यु तक का जो एज होती है, उसको उसने एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। जो है वो मानव जीवन की जो पूरी अवस्था होती है, जन्म से मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक की, उसको 8 अवस्थाओं में जो उसने वर्गीकृत किया है। तो वो 8 अवस्थाएँ क्या हैं, हम एक-एक को समझते हैं। उसने पहली अवस्था बताई है कि ये अवस्था है, ये उसका एज है और यहाँ पर वो क्या संकट फेस करता है उस उम्र में वो है, और वहाँ यहाँ पर उस संकट का कैसे समाधान होता है, इसके बारे में है। और संकट का अगर समाधान होता है तो उसमें कौन-सा सामाजिक गुण विकसित होता है, ये उसके बारे में है। और उसके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आता है। जब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ जो इस संकट का जो समाधान हुआ, तो उसके बड़ा होने पर उसके व्यक्तित्व में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या चेंज देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर है, उसका व्यक्तित्व का प्रभाव, ठीक है? तो जो पहला हमारा है अवस्था या द्वंद, उसमें पहले अवस्था है विश्वास वर्सेस अविश्वास, और इसकी उम्र होती है 0 से, मतलब बर्थ से 1.5 वर्ष तक की। तो इसमें बच्चा जो होता है, उसके सामने संकट या द्वंद होता है विश्वास या अविश्वास का। अगर आप बच्चे को स्नेह देते हो, लाड़ प्यार करते हो, तो उसमें विश्वास, ट्रस्ट, माता-पिता के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है। और अगर उसको स्नेह नहीं मिलता है, उसको प्रेम नहीं मिलता है, तो उसमें अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अगर इस अवस्था में 0 से 1.5 साल की उम्र में बच्चा जो ये विश्वास-अविश्वास का जो उसके सामने संकट उत्पन्न हुआ है, अगर उस संकट का समाधान सकारात्मक रूप से होता है, मतलब बच्चे में विश्वास ज़्यादा है, विकसित हुआ है, और अविश्वास कम विकसित हुआ है, तो उसमें इस संकट का सकारात्मक समाधान होने पर उसमें एक सामाजिक गुण विकसित हो जाता है, जिसे हम आशा कहते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें जो उसके व्यक्तित्व में जो चेंज देखने को मिलता है, या जो व्यक्तित्व का विकास होता है, उसमें आस्था आ जाती है, वो आस्थावान हो जाता है और वो सांस्कृतिक हो जाता है। तो ये हमारा विश्वास बनाम अविश्वास था, 0 से 1.5 वर्ष तक। दूसरी अवस्था जो होती है, वो होती है स्वाधीनता बनाम शर्म की। इसकी जो उम्र होती है 1.5 से 3 वर्ष की होती है। इसमें जो बच्चे के सामने संकट उत्पन्न होता है स्वाधीनता बनाम शर्म का, तो बच्चा इसमें क्या करता है, स्वतंत्र कार्य करने दे, मतलब बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, स्वाधीनता चाहता है बच्चा। बच्चा जो है इस उम्र में स्वाधीनता चाहता है, तो वो स्वतंत्र कार्य करना चाहता है, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना सोच का कार्य करना, है ना? और भी चीज़ों को इधर-उधर से उठा-पटक करना, है ना? किसी भी चीज़ को खोल के देखना, कोई सामग्री को हाथ से छीन लेना और खुद उसको लेके जाना, जैसे चाय कप का प्लेट हो गया, कोई वस्तु हो गई, उसको खुद करने का प्रयास करता है बच्चा। तो वो स्वतंत्रता चाहता है, तो उसको स्वतंत्र कार्य करने दीजिए, कपड़े पहनना, खाना खाना, सोच के काम करना। अगर आपने उसको स्वतंत्र कार्य नहीं करने दिया और हर चीज़ में उसको डाँटा-फटकारा, रोका-टोका, तो उसको अपनी क्षमता पर शक होता है और उसमें शर्म की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? और ये जो दूसरी अवस्था है, इसमें स्वाधीनता वर्सेस शर्म का जो संकट उत्पन्न होता है, अगर उस संकट का सकारात्मक समाधान बच्चा कर लेता है, तो उसमें एक सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं। मतलब उसमें किसी भी काम को करने की इच्छा आ जाती है, क्योंकि उसको आपने स्वतंत्रता दे दी, तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसमें हर काम को करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था जो होती है, उसमें पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध या दोष होता है, पहल बनाम दोष भी बोल सकते हैं उसको। इसकी उम्र 3 से 5 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे के सामने संकट या द्वंद क्या होता है, तो बच्चा जो है इसमें खोजी होता है, अपने आस-पास के वातावरण से वो कुछ न कुछ चीज़ों को टटोलता रहता है, खोज करता है, उनमें उत्सुकता दिखाता है ना, वातावरण के आस-पास नई-नई चीज़ों में उत्सुकता दिखाता है, संज्ञानात्मक कार्य करता है। ऐसे काम जिनको करने के लिए दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को सँभालना तो वो यहाँ चलना-फिरना तो सीख गया 3 साल की उम्र तक। शरीर पर नियंत्रण करना तो सीख गया, अब वो दिमाग पर नियंत्रण करना सीखता है। तो संज्ञानात्मक कार्य जो होते हैं, और खोजी उत्सुक हो जाता है, और ये तीनों चीज़ें मिलके इसी को हम कह रहे हैं कि वो बच्चा पहल करता है, मतलब कुछ भी सीखने के लिए प्रयास करता है। यहाँ वो पहल करता है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। वो जो भी कर रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर उसकी सराहना न करके उसकी बार-बार आलोचना की, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसी को हम बोल रहे हैं अपराध बोध। मतलब हमने बच्चे को कुछ भी काम कर रहा है, हमने बार-बार उसको टोका, वो जो कर रहा है उसको हर चीज़ में टोका, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, और उसको डाँट रहे हैं। तो उससे क्या, उसकी बार-बार आलोचना करने से क्या लगता है उसको, उसको जो है अपराध, उसको लगता है कि वो हर काम गलत करता है, उसमें अपराध बोध की भावना आ जाती है, जिसी को हम उसी को कह रहे हैं कि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था का जो है पहल बनाम अपराध बोध या पहल बनाम दोष, अगर बच्चा समाधान कर लेता है, सकारात्मक समाधान, और
पहल ज़्यादा होती है और अपराध बोध उसको कम होता है ना? उसने जो कुछ किया उस आपने उसकी ज़्यादा तारीफ़ की, ज़्यादा उसको सराहना की और बहुत कम डाँटा, बहुत कम रोका-टोका, तो उसका सकारात्मक समाधान हो जाएगा संकट का और उससे एक सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम उसको कहते हैं लक्ष्य उन्मुखी मतलब बच्चा जो है कोई भी लक्ष्य बनाएगा अपने स्तर पर और उसको उसके लिए वो कुछ न कुछ प्रयास करने का हमेशा प्रयास करेगा। उसमें एक आदत डेवलप हो जाएगी जिसको हम कह रहे हैं लक्ष्य उन्मुखी, बच्चा लक्ष्य उन्मुखी हो जाएगा। चौथी अवस्था होती है परिश्रम बनाम हीनता। इसकी आयु जो है 5 से 12 वर्ष है। तो इसमें बच्चा क्या करता है अपने आस-पास से नया ज्ञान सीखता है। थोड़ा-थोड़ा ज्ञान तो वो यहाँ सीख गया था, है ना? अपने आस-पास की चीज़ों को यहाँ जाना सीख गया था, पहल करता था। लेकिन अब वो नया ज्ञान सीख रहा है। नया ज्ञान सीखता है और बौद्धिक कौशल सीखता है। बौद्धिक कौशल जैसे गणित करना है ना, बेसिक मैथमेटिक्स सीखना, लिखना सीखना, बोलना सीखना, पढ़ना सीखना, भाषा लैंग्वेज का ज्ञान सीखना, है ना? जिनमें बुद्धि लगती है ऐसे बौद्धिक कौशल सीखता है। और अगर उसको सफलता मिल जाती है, तो उससे उसकी पहचान होती है कि ये बच्चे को ये करते आता है, ये बच्चे को गाते आता है, ये बच्चे को नाचते आता है, ऐसे उसकी कुछ भी पहचान बनती है। ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, ऐसा कुछ भी उसकी सफलता होती है, तो उससे उसकी पहचान बनती है और फिर लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सब मिलके इसी को हम कह रहे हैं कि परिश्रम मतलब कुछ भी सीखता है, सफलता प्राप्त करता है, उससे उसकी पहचान बन रही है, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, इन सबसे वो प्रोत्साहित होता है, उसको अच्छा लगता है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि बच्चा परिश्रम करता है। अगर बच्चा इस एज में 5 से 12 में अगर ऐसा काम करता है, परिश्रम करता है और अगर उसको सफलता मिलती है तब तो उसमें परिश्रम करने की क्षमता विकसित हो रही है। लेकिन अगर उसको सफलता नहीं मिलती है, कोई भी जो काम कर रहा है उसको असफलता मिलती है, जैसे वो कुछ सीख नहीं पाया, नया ज्ञान, नया कोई कौशल नहीं सीख पाया, है ना? उसकी पहचान नहीं बन रही, तो इस स्थिति में उसमें हीनता आ जाती है, उसमें हीनता की भावना आ जाती है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो हीनता की भावना आ जाती है और ये जो संकट है, परिश्रम बनाम हीनता, इस संकट का अगर बच्चा सकारात्मक समाधान कर लेता है, सकारात्मक समाधान मतलब उसने जो सफलताएँ प्राप्त की है, जो ज्ञान सीखा है, जो कौशल सीखे वो ज़्यादा है और कुछ जो फेल हो गया जो असफलता है या हीनता जो कौशल सीखने की जो कमी है, ज्ञान की कमी वो कम है और जो उसने सीखा है वो ज़्यादा है, परिश्रम ज़्यादा है, उसका हीनता की भावना कम है, तो उसका सकारात्मक समाधान हो गया और उससे एक सामाजिक गुण विकसित होगा जिसे हम सामर्थ्यता कहते हैं, पोटेंशियल कुछ भी उसमें करने का साहस होता है क्योंकि उसको विश्वास होता है कि वो कुछ भी सीख सकता है, उसको बहुत सारे वो बौद्धिक कौशल आते हैं और वो सफलतापूर्वक उनको कर सकता है, उसकी पहचान उसको बहुत बार पहले भी तारीफ मिल चुकी है, तो उसमें हर चीज़ करने का सामर्थ्य आ जाता है। 5वीं अवस्था जो होती है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। इसकी आयु जो होती है वो 12 से 18 होती है। पहचान क्या होता है कि जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं ये इस डाउट में रहते हैं कि वो कौन है ना? वो किस लिए है मतलब उनको क्या करना है, किधर जाना है का मतलब किसी भी फ़ील्ड में, करियर में, है ना? उनको मतलब अपनी लाइफ़ में क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। तो उनको यही है पहचान कि वो कौन है, किसके लिए, किधर जाना है, इसके बारे में बच्चे चिंतित रहते हैं और प्रयास भी करते हैं सीखने का, नए-नए कौशल सीखते हैं, अलग-अलग विषयों की जानकारी लेते हैं। और अगर अगर बच्चा जो है ये चीज़ों में सफल नहीं हो पाता, अगर उसको यहाँ पर डाउट होता है, तो और उसको इस उम्र में जो बच्चा है उसको अलग-अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं। घर पे आता है तो उसको पेरेंट्स के साथ अलग एडजस्ट करना पड़ता है, स्कूल में उसको दोस्तों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, क्लासरूम में एडजस्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारी भूमिका रोल प्ले करता है। तो इस सब में वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो अगर उसको पहचान नहीं बन पाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करेगा, तो भविष्य का रास्ता अगर निश्चित नहीं होता है तो उसको भ्रांति होती है। उसका रोल क्या है लाइफ में वो उसको भूमिका भ्रांति होती है। ये भूमिका भ्रांति होती है अगर भविष्य का रास्ता वो फिक्स नहीं कर पाता, डिसाइड नहीं कर पाता तो। और ये जो संकट आया उसके सामने, ये जो अवस्था आई पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, अगर इस संकट का अ सकारात्मक समाधान बच्चा कर लेता है यानी कि उसको पहचान हो जाती है स्वयं की, ठीक है? मतलब वो अपने करियर के बारे में, अपने बारे में, अपनी इच्छा अपनी जो क्षमताएँ हैं उनको पहचानता है। अ तो उसमें पहचान विकसित हो जाती है, स्वयं की पहचान विकसित हो जाती है और पहचान मतलब ज़्यादा हो जाए उसको स्वयं की और उसको भ्रांति कम हो, है ना? तो सकारात्मक समाधान हो जाएगा और सकारात्मक समाधान होने से उसमें एक सामाजिक गुण विकसित होगा, जिसको हम निष्ठा कहेंगे। निष्ठा का मतलब है कि अब बच्चे को ये पता है कि वो किस फ़ील्ड में अच्छा है, किस फ़ील्ड में उसको जाना है। अब वो जो भी कुछ भी कहेगा, कोई बात अगर उसने कह दिया, कोई भी उसने निर्णय ले लिया, तो उसके प्रति वो निश्चित रहेगा और उस पे टिका रहेगा। उसमें निष्ठा होगी उस चीज़ के प्रति जो उसने बोल दिया, जो उसने डिसीज़न ले लिया, उसके प्रति उसमें निष्ठा रहेगी और उसको लंबे समय तक उसपे वो प्रयास करता रहेगा। उसको उसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहेगा, वही निष्ठा है उसमें, है ना? तो और इससे जो व्यक्तित्व में क्या विकास होता है कि समाज के नियमों का पालन करता है बच्चा, है ना? वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है, आदर्शों का पालन करता है और नियमों का पालन करता है।
अगला जो है अगली अवस्था जो है घनिष्ठता वर्सेस अलगाव। घनिष्ठता वर्सेस अलगाव, इसकी एज जो है 20 से 30 होती है। इसमें जो व्यक्ति जो होता है वो मतलब किशोर अवस्था से भी आगे चला जाता है, प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, किशोर अवस्था में युवा हो जाता है, नहीं 20 से 30 में युवा अवस्था में चला जाता है। इसमें बच्चा जो है वो आत्मीय संबंध बनाता है, क्लोज रिलेशन बनाता है, घनिष्ठ संबंध बनाता है। और घनिष्ठ संबंध अगर बनते हैं तो जिन भी व्यक्तियों से उसके घनिष्ठ संबंध बनते हैं उनके लिए वो स्वयं को समर्पित कर देता है। मतलब उसके अंदर इस प्रकार की भावना होती है कि अगर उससे किसी का अच्छे संबंध है। घनिष्ठता बनाम अलगाव जो है, घनिष्ठता बनाम अलगाव छठी अवस्था जो है, इसकी आयु जो है 20 से 30 होती है। इससे बच्चा किशोर अवस्था से आगे आ जाता है, युवा अवस्था में आ जाता है। तो इसमें जो है बच्चा जो है वो आत्मीय संबंध बनाते हैं बच्चे, है ना, क्लोज रिलेशन बनाते हैं। घनिष्ठता अगर मतलब किसी के साथ भी उसका जो घनिष्ठ संबंध है तो उसके लिए वो स्वयं को समर्पित कर देते हैं। मतलब किसी से भी उसका अच्छा रिलेशन है तो वो हमेशा उसके लिए तत्पर रहेगा, उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। और वो जो संबंध है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण का भाव रहेगा, है ना। और अगर ये नहीं होता है, आत्मीय संबंध नहीं बनते हैं इस अवस्था में, घनिष्ठ संबंध नहीं बनते हैं, तो अन्यथा के केस में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो होता है वो प्रेम और स्नेह देने में असमर्थ होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो एनिमल्स से लव करते हैं, बच्चों से लव करते हैं छोटी उम्र की, तो उसकी वजह यही होती है कि वो उनमें आत्मीय संबंध उनके ये वाला गुण विकसित हो जाता है, आत्मीय संबंध बनाए हुए होते हैं। तो उनके अंदर प्रेम और स्नेह देने की भावना होती है, विकसित हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बच्चा जो है वो जो व्यक्ति होता है वो फिर दूसरों को भी स्नेह नहीं कर पाता है ना। वो फिर अकेला रहना पसंद करता है, वो दूसरों को प्रेम करने के उसमें सामर्थ्य नहीं होता है, असमर्थ हो जाता है। और ये जो संकट है घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये संकट का अगर सकारात्मक समाधान हो जाता है, मतलब घनिष्ठता ज़्यादा है ना, उसमें जो है आत्मीय संबंध बनाने की क्षमता ज़्यादा थी और उसने सफलता प्राप्त की है, और अलगाव की भावना कम थी उसमें। तो ये जो संकट है, ये जो संकट आया घनिष्ठता बनाम अलगाव का, इसका सकारात्मक समाधान हो जाता है तो बच्चे में एक सामाजिक गुण विकसित होगा जिसको हम कहते हैं प्रेम। मतलब वो किसी को भी प्रेम कर सकता है, सब मतलब कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी जो सजीव है उनसे वो प्रेम प्रकट कर सकता है, तो और व्यक्तियों से भी प्रेम कर सकता है। तो ये हुआ छठी अवस्था घनिष्ठता बनाम अलगाव। अगली अवस्था जो सातवीं अवस्था सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। सृजनात्मकता बनाम स्थिरता जिसकी आयु है 40 से 50। तो इस आयु में क्या होता है, इस आयु में जननात्मकता का गुण होता है। इसका मतलब क्या होता है जननात्मकता का गुण का, कि जो जो व्यक्ति होता है वो अगली पीढ़ी के लिए, अपनी पीढ़ी के अपने बच्चे और अपने बच्चों के बच्चे, है ना, दो अपने बच्चे और अपने बच्चों की, ये अगली पीढ़ी के लिए वो चीजें एकत्र करता है। कुछ भी जो चीजें जरूरी होती है हमारे जीवन के लिए, ऐसी चीजों को इकट्ठा करता है। और जैसे कोई टीचर है तो टीचर जो है वो क्या करेगा, टीचर अपने जो स्टूडेंट है उनके परीक्षा मतलब उनके करियर को लेकर उसमें चिंता होगी, है ना, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड उसमें चिंता होगी। तो उसे टीचर में जननात्मकता का गुण है और ये होना चाहिए व्यक्ति में, ठीक है। तो और क्या करता है कि अपनी जो अगली पीढ़ी है उसका कल्याण, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके लिए कुछ अच्छा करना, उसके कल्याण की भावना। और जिस समाज में वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है उसको उन्नत करना, उसको अच्छा करना, उसको समृद्ध करना, उसमें सुधार लाना, इसका उसमें चिंता रहती है। और अगर ये नहीं हुआ, ये जननात्मकता का जो गुण है व्यक्ति में नहीं आया 40 से 50 की उम्र में, तो ऐसी अवस्था में अन्यथा के केस में क्या होगा, उस व्यक्ति में स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता का मतलब होता है कि वो आत्म तल्लीन हो जाएगा, मतलब वो खुद के बारे में ही ज्यादा सोचेगा। समाज और अपने से जो उस पर जो डिपेंड लोग हैं, जो उससे छोटी उम्र के नई जनरेशन के, उनके बारे में वो चिंता नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। आत्म तल्लीनता आ जाएगी। और आत्म तल्लीनता में क्या होता है, स्वयं की जरूरतों को सबसे इंपॉर्टेंट मानेगा, मतलब वो खुद के बारे में सोचेगा और खुद को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। अगर ये जो अवस्था है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता, इसमें जो संकट उत्पन्न हुआ है, अगर उस संकट का सकारात्मक समाधान हो जाता है, मतलब उसमें ये वाला गुण ज्यादा है और ये स्थिरता का गुण कम है, तो इस अवस्था में सकारात्मक समाधान हो गया तो उसमें एक सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम कहते हैं देखभाल का गुण। मतलब वो दूसरों की केयर करेगा, अपने से जो छोटे हैं, जो उस पर डिपेंड है, उनकी वो केयर कर पाएगा।
इसके बाद जो आखिरी अवस्था होती है संतोष बनाम निराशा, संतोष को आप संपूर्णता भी कह सकते हो। तो संतोष बनाम निराशा, ये 50 की बात की आयु होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है वृद्ध हो जाता है, तो अपने बीते दिनों को, है ना, जो पिछली लाइफ उसने जो इतनी लाइफ जी है, जीवन जो जिया है, उसमें जो सफलताएं प्राप्त की है, असफलताएं प्राप्त की है, उसके बारे में चिंतन करता है, सोचता है उसके बारे में, ठीक है, उस पर अधिक ध्यान देता है। और अगर सफलता अगर उसकी सफलताएं अधिक है, वो जो व्यक्ति है ना, इस अवस्था में जो उसने सफलताएं प्राप्त की वो अधिक है, तो उसको संतोष होगा, संपूर्णता होगी कि उसने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, तो उसको संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा और उसको एक फुलफिलमेंट मिलेगा, संपूर्णता मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सफलताएं उसकी कम है, अन्यथा के केस में क्या होगा, उसमें निराशा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, अन्यथा के केस में उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो 8वीं अवस्था में संतोष बनाम निराशा का जो द्वंद्व उसके सामने आया है, अगर इस द्वंद्व का, इस संकट का समाधान अगर वो सकारात्मक रूप से कर लेता है, मतलब उसमें संतोष की भावना ज्यादा है, सफलताएं ज्यादा है और निराशा और असंतोष कम है, तो उसमें एक सामाजिक गुण विकसित होगा, जिसको हम कहते हैं परिपक्वता, बुद्धिमत्ता या व्यवहारिक ज्ञान। तो ये उसमें सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाता है। ये हमारे एरिक्सन की 8 अवस्थाएं थी। अब जो एरिक्सन का जो सिद्धांत है, वो जितने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, सबसे ज्यादा फेमस सिद्धांत है। क्यों फेमस है? क्योंकि हमने जो उसका सिद्धांत देखा था, जॉन वॉल्वी का लगाव सिद्धांत, उसने 5 अवस्थाओं में व्यक्तित्व का विकास का बताया है। बाकी आप देखेंगे जीन पियाजे का, तो उसने 4 अवस्थाओं में बताया है। इस प्रकार ये जो इरिक्सन है, इसने 8 अवस्थाओं में पूरे जीवन को डिवाइड किया है। तो ये इसने बहुत ज्यादा डिटेल में जो ह्यूमन लाइफ की जो स्टेजेस है, उसको पूरी डिटेल में वर्णन किया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध है। उसके बाद जो है ये सबसे ज्यादा व्यवस्थित है, मतलब इसमें पूरा सिस्टमेटिक बताया है, हर एज को ठीक तरीके से मतलब वर्गीकृत किया है और बिल्कुल अच्छे से इसमें सबको एक एक चीज को बताया है। तो ये ज्यादा व्यवस्थित है बाकी की सिद्धांत है उनसे। व्यवस्थित होने के साथ साथ इसमें एक खास चीज है कि जो हमारा फ्राइड ने जो मनोलैंगिक अवस्था का जो सिद्धांत बताया था, उसमें उसने जो कामुकता की भावना होती है, ईड जो होता है, उसको महत्व दिया है ना, जो कि कुछ हद तक सही नहीं होता है। और जो इरिक्शन है, उसने समझ को और ज्ञान को महत्व दिया है। जो ईगो होता है ना, ईगो, अहम की भावना, उसको इम्पोर्टेंस माना है, उसको बेस माना है, उसको ज्यादा महत्व दिया है। क्योंकि यहाँ सभी अवस्थाओं में व्यक्ति क्या है, प्रयास कर रहा है, वो अपने अंदर ये सभी अवस्थाओं में व्यक्ति अच्छा करने का प्रयास करता है, और अगर वो अच्छा नहीं कर पाता तब उसमें कोई तकलीफ उत्पन्न होती है, तब उसमें कोई दोष उत्पन्न होता है, या उसमें कोई तब समस्या उत्पन्न होती है, उसका व्यक्तित्व तब खराब होता है। मतलब वो पहले तो हर अवस्था में बच्चा जो है एक संकट उसके सामने आता है और उस संकट से वो निपटता है, वो प्रयास करता है, वो सीखता है, इधर वो सीख रहा है और फिर वो प्रयत्न करके अपने अंदर जो है सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए ये जो है ईगो को महत्व दे रहा है, अहम भाव को महत्व दे रहा है। और इसमें क्या है कि जो एरिक्सन का सिद्धांत है, उसमें ये सारी अवस्थाएं क्रमिक है, मतलब ये जितनी भी अवस्था है ना, इनको आप एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये पहले नंबर वाली हमेशा यहीं रहेगी, तीसरे वाली हमेशा यहीं रहेगी, छठे वाली यहीं रहेगी, आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो ये जो इसमें एरिक्सन ने स्टेप्स दिए, ये सारी की सारी क्रमबद्ध है, इनका क्रम सीक्वेंस है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा क्रमबद्ध है, एरिक्सन का सिद्धांत है, ये एक है। और सामाजिक जो इरिक्सन ने ये बोला है कि ये जो जितनी भी अवस्था है और जो हमारा व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उसमें समाज का और जो सामाजिक कारक होते हैं, फैमिली, आपकी स्कूल, आपकी सोसाइटी, आपका पर्यावरण, आपका जो अड़ोस पड़ोस है, आपके क्लासमेट जो है, आपके टीचर्स है, उन सब लोगों का आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, विश्वास अविश्वास, स्वाधीनता वाली, दूसरी और पहल वाली स्थिति और परिश्रम बनाम हिंसा, ये 3 अवस्थाओं में बच्चा घर पे रहता है और ये तीनों अवस्थाओं में पेरेंट्स का रोल ज्यादा है। यहाँ पर पेरेंट्स उनकी मदद करेंगे बच्चे की, तो वो उसका व्यक्तित्व अच्छा डेवलप होगा। यहाँ पर बच्चा स्कूली अवस्था में होता है, स्कूल में होता है, तो यहाँ पर टीचर्स उसकी हेल्प करेंगे, तो टीचर्स का रोल है, स्कूल का बहुत रोल है, सोसाइटी का बहुत रोल है। यहाँ पर वो है जो दोस्तों के बीच में रहता है, कलीग्स के बीच में रहता है, कोवर्कर के बीच में रहता है, अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच में रहता है।
तो उसमें जो है अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। तो उसमें जो है ये व्यक्तित्व का विकास जो होगा यहाँ पर उसमें सोसाइटी का भी रोल ज़्यादा है और यहाँ पर भी सोसाइटी का रोल है। यहाँ पर वो जो है ये जो है अपने परिवार के लिए कुछ भी कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर अपने परिवार के लिए काम करता है। यहाँ पर भी वो अपने परिवार को परिवार अपने से जो छोटे बच्चे हैं अपना जो उसका जो परिवार है उसको लेकर वो चिंतित होता है और उससे ही वो अपनी सफलता को जज करता है। तो परिवार का और समाज का रोल भी उस इसमें है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी अवस्थाएँ जो है उसमें ये जो सभी अवस्थाएँ हैं इसमें जन्म से लेकर ये जो सभी अवस्थाएँ इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है व्यक्ति पहले अपने परिवार, फिर अपने स्कूल, फिर सोसाइटी और फिर जो है अपने सहपाठी, अपने कोवर्कर्स और फिर अपने जो है वो जो है अपने पे निर्भर लोग, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब को लेकर वो जो है चिंतित रहता है और उनका प्रभाव पड़ता है उसके व्यक्तित्व पर, है ना? उन्हीं से सीखता है और उन्हीं के लिए वो काम करता है। तो इस प्रकार ये जो विकास का सिद्धांत है इसमें एरिक्सन ने सामाजिक जो कारक है उनको महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक कारक जो होता है उनके महत्व को उसने स्वीकार किया एरिक्सन ने। तो ये हमारा एरिक्सन का सिद्धांत था, उसकी 8 अवस्थाएँ थी।